विभिन्न प्रकार से उच्चारण स्थान, उच्चारण का प्रयोग, उच्चारण में लगने वाली जो प्राणवायु है और उच्चारण में होने वाला जो घर्षण है, उसके आधार पे विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया। अब देखिए, वर्ण विचार के बाद जो अगला चरण है, क्योंकि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब अनेक वर्ण आपस में जुड़ करके, या कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि एक वर्ण भी अपने आप में एक शब्द की भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर के कि वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तो उससे शब्द का निर्माण होता है। शब्द एक निश्चित अर्थ की अभिव्यंजना करता है। जैसा आप देख रहे हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का वह मेल जो किसी निश्चित अर्थ तथा निश्चित अभिव्यंजना को प्रस्तुत करता है या निश्चित अभिव्यंजना को व्यक्त करता है। हमारे सामने जो भी शब्द होगा, उस शब्द का किसी भी प्रकार से जब उच्चारण किया जाएगा तो उससे एक निश्चित अर्थ की अभिव्यंजना होगी और निश्चित अर्थ निकलने के कारण ही उसे शब्द की संज्ञा दी जाती है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हम वर्णों का मेल भी करते हैं, वर्णों का उच्चारण भी करते हैं, लेकिन उच्चारण करने के पश्चात उसका जो समूह है उससे किसी विशेष अर्थ की प्रस्तुति नहीं होती। अक्सर अपन जैसे प्रयोग में लाते हैं कि खाना वाना खा लीजिए, तो खाना शब्द तो क्या है कि जो विभिन्न वस्तुएं हम खाने के लिए काम में लेते हैं उनसे तात्पर्य हमारा समझ में आता है, लेकिन खाना के ठीक बाद जो उच्चारण किया गया वाना शब्द का, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम उस वाना शब्द को निरर्थक शब्द की संज्ञा देते हैं। चाय वाय पी लीजिए, पानी वानी पिया कि नहीं, तो चाय का मतलब तो ये जो पेय पदार्थ है, चाय का नाम आते ही हम चाय के लिए समझ जाते हैं। पानी का नाम लेते ही हम पानी के समझ जाते हैं, लेकिन पानी के पश्चात जुड़ने वाला या उच्चरित होने वाला जो शब्द वाय है, पानी के बाद वानी है और चाय के बाद वाय है, तो वाय और वानी जो शब्द हैं ये दोनों वर्णों के मेल में तो हमें दिखाई देते हैं और इनका उच्चारण भी होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में हम इनको शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति अपने उच्चारण में भाषा को विस्तारित करने के लिए, शब्द को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उच्चारण तो करता है, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ कुछ अनर्गल शब्द, कुछ व्यर्थ शब्द जो बिना किसी अर्थ के प्रस्तुत होते हैं, वे भी हमारे सामने आते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम किसी भी सूरत में शब्द नहीं कहते। अब देखिए कि शब्द का जो निर्माण है उसके अनेक आधार हैं। शब्द वर्णों का सार्थक मेल तो होगा, लेकिन इस मेल के भी कई प्रकार के नियम धर्म माने जाते हैं। वर्णों का मेल संधि और समास के आधार पे होता है। प्रकृति और प्रत्यय जो होता है उसमें उपसर्ग जुड़ जाता है, प्रत्यय जुड़ जाता है, तब शब्द का निर्माण होता है। कई बार कुछ मात्राएं शब्द में जुड़ करके, जैसे कई क्रिया धातु शब्द हैं, उसमें जैसे रो क्रिया है, हंस क्रिया है या जा क्रिया है, तो इनमें ना शब्द केवल जुड़ेगा और उसके आधार पर ये पूर्ण शब्द की प्रतीति करते हैं। हमारे सामने कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें वर्णों का जो योग होता है उसका एक निश्चित आधार होता है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां पर वर्णों के मेल का कोई निश्चित आधार नहीं है। जैसे पेड़ एक शब्द है, पानी एक शब्द है। अब पेड़ की हम जब प्रकृति को अलग करना चाहेंगे, उसके प्रत्यय को अलग करना चाहेंगे, या इसमें उपसर्ग या समास की खोज करना चाहेंगे, प्रत्यय की खोज करना चाहेंगे, तो हमारे सामने इस शब्द की किसी भी रूप में अलग अलग विखंडित अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हमारे हिंदी वर्णमाला में या हिंदी शब्दकोश में असंख्य ऐसे शब्द हैं जिनको उत्पत्ति के आधार पर अपनाया गया है। अर्थात उन शब्दों की हम महिमा को जानने के लिए उनका जब विखंडन करते हैं तो मूल रूप से हमारे सामने ना तो धातु बचती है, ना उसका प्रत्यय बचता है और ना उसका उपसर्ग बचता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उत्पत्ति के आधार पे रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं।
रूढ़ शब्द का किसी भी प्रकार से कोई भी वैज्ञानिक विभाजन नहीं किया जा सकता। वह अपने मूल रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत है, विखंडित रूप से उसका अस्तित्व हीन हो जाता है। दूसरे अर्थों में रूढ़ शब्द में या कुछ धातुओं में जब प्रकृति जुड़ती है या प्रत्यय जुड़ता है तो वे हमारे सामने एक शब्द का, नए शब्द का निर्माण करते हैं, और उस शब्द में हम जिस प्रकार से शब्द जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है, उपसर्ग जुड़ा है, उसी प्रकार से अर्थ की प्रतीति करते हैं। तो वर्णमाला में जो दूसरा पड़ाव माना जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है शब्द विचार। शब्दों की उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और अन्य भाषाओं से जहाँ से हमने शब्दों को ग्रहण किया है, इस आधार पे विभिन्न प्रकार से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो आपके सामने आज का हमारा जो विवेच्य बिंदु है वो शब्द विचार है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से शब्द किस किस भाषा के अंतर्गत माने जाएंगे, किन शब्दों को हमने संस्कृत से स्वीकार किया है, किन शब्दों को हमने हिंदी में रूपांतरित किया है, किन शब्दों को विदेशी भाषाओं से हम अपनाते हैं, किन शब्दों का निर्माण हम स्वयं अपने विवेक के आधार पे करते हैं, व्याकरण और शास्त्र के आधार पे करते हैं। तो शब्द निर्माण का जो विभाजन है या शब्द निर्माण की जो क्रिया है, उसके विभिन्न आधारों का जो विवेचन है वो आज इस विवेच्य बिंदु के अंतर्गत हम करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए मूल बात यह है कि सामान्य रूप से शब्दों के जो प्रकार हैं वो सबसे पहले शब्द के अर्थ के ऊपर आधारित है कि हम किसी भी शब्द को जैसे ही पढ़ते हैं या उस शब्द को सुनते हैं या लिखते हैं तो हमारे सामने उसका अर्थ प्रस्तुत होता है अर्थात नहीं होता। यही बात मूल रूप से शब्दों के अर्थ के आधार पे हमें प्रस्तुत होती है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है शब्दों का अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्दों के दो प्रकार माने गए हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। जो शब्द अर्थ की व्यंजना करते हैं या वर्णों का वह मेल जो एक साथ संगठित होते ही किसी निश्चित अर्थ को प्रस्तुत करता है या जिसके पढ़ने, बोलने, सुनने से हम किसी बात को समझते हैं, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों की संख्या हिंदी में यूं कहें कि असंख्य है। पानी, खाना, चाय, जाना, खेलना, कूदना, बोलना, हंसना, लिखना, पढ़ना, जाना और बहुत सारे शब्द जैसे बुढ़ापा है, सुंदरता है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है, खगोल है, भूगोल है, समाजशास्त्र है। तो जो भी शब्द हम बोलते हैं और बोलने के द्वारा उनका अर्थ हम समझते हैं, शब्द चाहे क्रियावाचक हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, चाहे कोई जातिवाचक हो या किसी समूह का संबोधन हो, किसी धातु, वस्तु या स्थान का नाम हो, किसी तत्व, पदार्थ या अणु, परमाणु का नाम हो, हम उससे उच्चरित होते ही किसी अर्थ की प्राप्ति करते हैं, वे सारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, सार्थक शब्दों के पश्चात जैसे ही कोई ऐसा शब्द आता है जिसको सुनने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद या जिसमें हमें कहीं भी उस शब्द को देखने पर किसी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, हमारे सामने वह शब्द उच्चरित हो सकता है, लिखित हो सकता है, उसको हम कहीं से सुन सकते हैं, लेकिन सुनने के पश्चात उससे हम किसी निश्चित अर्थ पर नहीं पहुंचते या उसके हमारे सामने किसी प्रकार का कोई अर्थ प्रस्तुत नहीं होता। जैसे पानी के आगे वाणी लिखा रहे तो पानी में तो हम उस पेय तरल जो जल है उसकी विवेचना करते हैं, उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में बनती है। हम किसी से कहें कि पानी दीजिए तो निश्चित रूप से वह हमें पानी देगा, लेकिन वाणी दीजिए में वाणी का कोई शब्द का कोई अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। ना ही उस शब्द से हम किसी वस्तु के ऊपर केंद्रित हो सकते हैं, ना ही उस शब्द से हम किसी व्यक्ति के या स्थान का, किसी भी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक वैसे ही जैसे खाना के आगे वाना बोला जाता है, वाना से कोई तात्पर्य नहीं निकलता। चाय के आगे वाय बोला जाता है कि चाय वाय पी लीजिए, तो चाय से तो हम उस पेय पदार्थ को समझ जाते हैं, लेकिन वाय से हमारे सामने कोई शब्द की छवि
नहीं बनती। जाना वाना, अब जाना तो एक क्रिया है, लेकिन वाना फिर एक निरर्थक शब्द है। खेलना वेलना छोड़ दीजिए, अब आपकी ये उम्र नहीं रही, तो खेलना के बाद में वेलना जो शब्द है, वेलना शब्द एकदम से निरर्थक है। तो शब्दों के प्रकार में हमारे सामने जो भी सारे शब्द हैं, वे सारे शब्द किसी निश्चित अर्थ की जब प्रस्तुति करते हैं तो हम ठीक तरह से उनको सार्थक शब्दों के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन जैसे ही सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द बोला जाएगा, उसका उच्चारण भी होगा, उसमें वर्णों का मेल भी होगा, वह शब्द की तरह रूप के आधार पर दिखाई भी देगा, लेकिन किसी अर्थ की व्यंजना नहीं कर सकता। तो हम शब्द उसी को कहते हैं जहाँ शब्द या जहाँ वर्ण आपस में मिलते हैं, लेकिन मिलने के पश्चात किसी अर्थ की व्यंजना करते हैं, वे ही सार्थक शब्दों के अंतर्गत माने जाते हैं। जब अर्थ नहीं निकलेगा, या यूं कहें कि वर्णों के जिस मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता, वे सारे निरर्थक शब्द माने जाते हैं। जिन शब्दों का किसी प्रकार से कोई अर्थ नहीं निकलता, चाहे वह वाय हो, वाना हो, वानी हो, वंश ना हो, जंस ना हो या अंक ना हो, कोई भी शब्द हो, उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, वे हमारे सामने निरर्थक शब्दों की भूमिका में होते हैं। तो सबसे मूल बात है कि सर्वप्रथम शब्द उसे ही कहेंगे जो अर्थ को व्यक्त करता है। जो अर्थ को व्यक्त नहीं करता, उसे हम किसी भी रूप में शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। नेक्स्ट, अब देखिए कि अगला जो हमारा शब्दों का जो वर्गीकरण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे मूल वर्गीकरण माना जाता है, वो है उत्पत्ति के आधार पर। हमारे हिंदी का शब्दकोश कह दीजिए या किसी भी भाषा का शब्दकोश कह दीजिए, हर भाषा में, क्योंकि शब्दों का जो निर्माण है वो एक क्रमिक विकास है। एकदम से ना तो किसी भाषा में कोई शब्द पैदा होते हैं, ना ही किसी भाषा के वैयाकरण या विद्वान लोग एकदम से किसी शब्दकोश का निर्माण करते हैं। शब्द रोज बनते हैं। जब से मनुष्य सभ्य हुआ, जब से मनुष्य ने बोलना शुरू किया, तो कुछ शब्द ऐसे थे, कुछ ध्वनि संकेत ऐसे थे, कुछ वर्णों का एक निश्चित उच्चारण ऐसा था जो प्राचीन काल से रूढ़ हो गया। वह रूढ़ उच्चारण किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए या किसी अन्य पदार्थ या सृष्टि पे विराजमान समस्त वस्तुओं के लिए मनुष्य ने जो संबोधन पुकारा, और उस संबोधन को हम ज्यों का त्यों आज तक व्याकरण में, भाषा विज्ञान में अपनाते आए हैं। और उन शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं, उनको अलग अलग प्रकृति के आधार पे, धातु के आधार पे, उपसर्ग के आधार पे, प्रत्यय के आधार पे, हम उनको अलग अलग करके, विखंडित करके, या यूं कहें कि शब्द का पूरा एक एक वर्ण खोल करके उसका विवेचन और विश्लेषण करते हैं, तो वह शब्द अस्तित्वहीन आता है। अर्थात हम जब वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और उसी मेल को जब वापस खोला जाएगा, उस वर्णों के मेल का विच्छेद किया जाएगा, तो हमारे सामने मूल रूप से या तो उसकी धातु बचनी चाहिए, या उसका प्रत्यय बचना चाहिए, या उसका उपसर्ग बचना चाहिए, या उसमें किसी भी प्रकार के मूल शब्द में कोई मात्रात्मक जो जुड़ाव है वो हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे सामने नहीं, जो स्वरूप है शब्द का वो नहीं बचता है, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ से तात्पर्य कि प्राचीन काल से जो किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो गए, परंपरागत शब्द बन गए, उन शब्दों का किसी भी प्रकार से हम वैज्ञानिक जब विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने कोई नियम धर्म नहीं बचता। वे ज्यों के त्यों प्रयोग में होते हैं, अपने मूल रूप में होते हैं, उनका मूल अस्तित्व कभी भी विखंडित नहीं किया जा सकता। वे शब्द सारे के सारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनमें जैसे पेड़ शब्द है, जैसे हवा शब्द है, पानी शब्द है, चांदी है, सोना है, लोहा है, दीवार है, आकाश है, जमीन है,
पृथ्वी है। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे पेड़ को पे और ड नहीं लिख सकते, जैसे जमीन को जम या ईन नहीं लिख सकते, या जमी या न नहीं लिख सकते, क्योंकि शब्द को जैसे खोलेंगे तो मूल शब्द हमारे सामने बचना चाहिए। सोना को सो और ना नहीं लिख सकते, सोना एक धातु है। सोना जो क्रिया है वहाँ क्रिया अलग अलग है, सो उसकी धातु बन जाएगी, ना उसमें जुड़ते ही सोना एक क्रिया हो जाए। लेकिन सोना धातु के लिए जब शब्द काम में लिया जाएगा, जैसे चांदी प्रयुक्त होता है, जैसे लोहा शब्द है, जैसे तांबा शब्द है, जैसे अब्रक है, ये शब्द अपने अलग अलग विश्लेषित रूप में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। दीवार शब्द है और प्रकाश शब्द है, आकाश शब्द है, जमीन है, पाताल है। तो ऐसे शब्दों को हम अलग करके देखेंगे तो हमारे सामने उनका मूल रूप नहीं बचता। दूसरा जो वर्गीकरण है वो यौगिक वर्गीकरण है। नेक्स्ट, अब इस वर्गीकरण में क्या होता है कि जैसे हमारे सामने एक रूढ़ शब्द होगा, और रूढ़ शब्द में क्या होगा कि कुछ ना कुछ उसकी प्रकृति में, उसकी धातु में या तो प्रत्यय जुड़ जाएगा या उपसर्ग जुड़ जाएगा। क्योंकि जिस भी शब्द में अंत में कुछ जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जिस शब्द के पहले कोई चीज़ जुड़ती है, चाहे वह उपसर्ग के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, तो वह उपसर्ग बन जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति में कोई धातु प्रत्यय आदि नहीं चलता, वे तो सारे रूढ़ हैं। और जिनमें कुछ ना कुछ जुड़ जाता है और जुड़ करके उनका अस्तित्व आता है, या फिर उनको जब अलग किया जाएगा तो उन शब्दों में कहीं ना कहीं हमारे सामने दो रूप बचेंगे। फिर वह चाहे उसकी प्रकृति का हो, धातु का हो, उपसर्ग का हो, प्रत्यय का हो, या अन्य किसी मात्रा का हो, वे अपना अस्तित्व अलग से बनाते हैं। यौगिक जैसा शब्द से तात्पर्य है, यौगिक का जैसे आप योग जोड़ इक, जैसे खुद स्वयं योग शब्द में इक प्रत्यय जुड़ गया, जिससे यौगिक शब्द बन गया। कि जिन शब्दों का निर्माण रूढ़ शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय समझिए, या कई शब्दों का जुड़ाव जब संधि समास के द्वारा होता है, तो वे सारे शब्द यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात उनमें क्या होगा कि वर्णों का मेल समझिए, चाहे स्वरों का मेल समझिए, या दो अलग अलग प्रकार के शब्दों का मेल समझिए, या एक शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ जाए, या एक शब्द में कोई समास जुड़ जाए, या कोई उपसर्ग जुड़ जाए, या उनका कोई अलग अलग दो शब्दों का समायोजन हो जाए, वे यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इनमें जैसे आपके सामने प्रस्तुत है, विद्यालय है, रेलगाड़ी है, पुस्तकालय है, पान वाला है, नौकरी पेशा है, छकड़ा गाड़ी है, वाचनालय है, और किताब घर है, पुस्तक घर है, या वाचनालय है, या फिर कामकाजी लोग हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, वायुयान है, जलयान है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं, लाखों शब्द हैं, जिन शब्दों में दो शब्द होंगे या एक शब्द और उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे उपसर्ग प्रत्यय के रूप में जुड़ता है। इसमें क्रियात्मक जो भी सारी धातुएं हैं जिनका मूल रूप है और उसमें कुछ ना कुछ प्रत्यय लगता है, जैसे हंसना है, खाना है, पीना है, दौड़ना है, खेलना है, लिखना है, पढ़ना है, सोना है, उठना है, बैठना है, जाना है, आना है। तो ये सारी जो भी क्रियाएं हैं, क्रियात्मक जो धातु होती है, उस धातु में ना प्रत्यय के लगने से क्रिया का मूल रूप हमारे सामने आता है। और इसके अलावा और जैसे कई सारे ऐसे समुच्चय बोधक शब्द मान लीजिए, या यौगिक शब्द मान लीजिए, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो दो जो शब्द अपने अपने मूल रूप में, ऐसा कोई वो नहीं कि एक ही शब्द में कोई प्रकृति के या उसकी धातु के इधर उधर लगने पे ही शब्द का निर्माण होता है। दो बड़े मूल शब्द जैसे रेल और गाड़ी शब्द बना, दोनों अलग अलग शब्द हैं। पान वाला बना या फेरी वाला शब्द बना। तो ये जो शब्द हैं ये सारे यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। यौगिक से सीधा तात्पर्य हमें यही लगाना है कि
दो शब्द आकर के आपस में मिलेंगे और उसमें से एक शब्द का रूप कोई भी हो सकता है, दूसरे शब्द का रूप कोई भी हो सकता है। एक मूल शब्द हो सकता है, दूसरा उसकी मात्रा के रूप में मानेंगे, प्रत्यय के रूप में मानेंगे, चाहे समास के रूप में मानेंगे या उसके संधि के रूप में मानेंगे। कोई भी विकार हो सकता है, उसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन योग जरूर होगा। योग होते ही वह यौगिक शब्दों की श्रेणी में आ जाएगा। इससे पहले जैसे अपन ने रूढ़ शब्द पढ़े, रूढ़ में कोई योग नहीं होता, वह अपने मूल रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई योग या कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यौगिक शब्द जहाँ पर दो शब्दों के मेल से, या यूं कहें कि एक शब्द में अन्य कोई मेल होगा, वह किसी भी रूप में हो सकता है, वे सारे शब्द यौगिक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात देखिए क्या होता है कि जहाँ रूढ़ शब्द है जो प्राचीन काल से चला रहा है और उस चले आ रहे शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जब जैसे ही कोई चीज़ जुड़ जाएगी तो वह यौगिक बन जाएगा और यौगिक बनने के पश्चात वह किसी विशेष अर्थ में, और वह अर्थ ऐसा होगा कि जो प्राचीन काल से किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से उस यौगिक शब्द का उस रूढ़ अर्थ में जैसे ही उच्चारण होगा तो हम वो जो तीसरा जो अर्थ निकलता है उस वस्तु के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, उस नाम के ऊपर या उस स्थान के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे। हम जैसे ही उन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा कि वह एक निश्चित अर्थ आएगा, और निश्चित अर्थ आते ही हम जो मूल शब्द हैं उनका जो मूल अर्थ है वो न समझ करके जो तीसरा अर्थ वह व्यक्त करना चाहता है वही अर्थ समझेंगे। जैसे चक्र पाणी है, चक्र का तात्पर्य चक्र से है जो चारों तरफ घूमता है। पाणी जो शब्द है वो हाथ का पर्यायवाची है। अब दोनों शब्दों का जब हम अर्थ विश्लेषित करते हैं तो अलग अलग अर्थ का, शब्द का अर्थ अलग अलग आता है। एक तरफ चक्र है और दूसरी तरफ हाथ है, लेकिन हाथ और चक्र जो दोनों अर्थ हैं ये यौगिक शब्दों को जब अलग अलग करते हैं तो अपने मूल रूप में तो यही अर्थ है कि चक्र का मतलब चक्र होगा और पाणी का मतलब हाथ होगा। लेकिन जैसे ही इनको यौगिक बनाया जाएगा तो एक रूढ़ अर्थ निकलेगा, एक परंपरागत अर्थ निकलेगा, एक अलग अर्थ निकलेगा, एक अन्य अर्थ निकलेगा, जिसका तात्पर्य है जिसके चक्र में, पाणी में जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु है। चक्र पाणी का तात्पर्य भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो हम दोनों शब्दों के अर्थ पर न जाकर के किसी तीसरे अर्थ के पास चले गए, अर्थात विष्णु जी के पास चले गए जिनके हाथ में चक्र धारण जिन्होंने कर रखा है। तो यहाँ देखिए यौगिक शब्द होने के पश्चात भी एक निश्चित अर्थ में या किसी रूढ़ अर्थ में हम किसी अन्य अर्थ की प्राप्ति जब करते हैं, विशेष अर्थ की प्राप्ति जब करते हैं, तो वे सारे शब्द जो अपने मूल रूप में यौगिक तो हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वे सारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लंबोदर। अब लंबा से तात्पर्य जो लंबाई में ज़्यादा लंबा है। अब उदर से तात्पर्य पेट होता है। अब लंबा और पेट दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन इन दोनों का जब समायोजन किया जाएगा, दोनों की जब संधि की जाएगी तो दोनों शब्दों को जैसे ही संधि की जाएगी तो लंबोदर लिखा जाएगा। और इनका जब समास विग्रह किया जाता है तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात अर्थ का विस्तार हो गया, इसका हमने समास विग्रह किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि लंबा है उदर जिसका, ये विश्लेषण जब हम करते हैं या ये नाम हम जब पुकारते हैं तो हम सीधा सीधा किसका ध्यान करते हैं कि लंबा उदर इस संसार में गणेश जी का है, अर्थात तीसरे अर्थ की प्रतीति हो गई। हम लंबा और उदर दोनों शब्दों को समायोजित करके जब प्रस्तुत करते हैं और इनके अर्थ की जब व्यंजना करते हैं तो सीधा गणेश जी का ध्यान आता है, अर्थात तीसरे अर्थ की प्रतीति हुई। तो ये लंबोदर जो शब्द है ये यौगिक है
और रूढ़ अर्थ इसका गणेश जी है, इसलिए इसे भी योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में लिया जाता है। ठीक वैसे ही दशानन है। 10 का मतलब संख्यावाचक शब्द है, आनन इसमें मुख का पर्यायवाची है। अब यहाँ 10 और आनन से तात्पर्य मुख, 10 मुख। अब 10 मुख का नाम जैसे ही हम उच्चरित करेंगे, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात 10 मुखों वाला व्यक्ति संसार में एक ही था और वो था रावण। दशानन का नाम जैसे ही उच्चरित होगा तो हम सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, रावण की छवि का स्मरण होगा हमारे मन में, या रावण का हमारे मन में एक काल्पनिक चित्र बनेगा, या अन्य जो अर्थ है वो रावण के परिप्रेक्ष्य में है। तो दशानन से तात्पर्य भी योगरूढ़ जो अर्थ है वो रावण की प्रतीति होती है। ठीक वैसे ही आशुतोष है। आशु का तात्पर्य शीघ्र या जल्दी, तोष का मतलब संतुष्ट या जल्दी से राजी होने वाले, अर्थात आशुतोष शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले। अभी संसार में आशु और तोष दो अलग अलग शब्द हैं और इनका अलग अलग अर्थ जब निकले तो मुख्य अर्थ यही होगा कि जल्दी प्रसन्न होने वाले, राजी होने वाले। लेकिन आशुतोष शब्द को जैसे ही यौगिक बना करके रूढ़ अर्थ निकालेंगे तो हम सीधे सीधे शिव जी के पास पहुंच जाएंगे कि आशुतोष शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले, संतुष्ट होने वाले, राजी होने वाले कौन है, शिव है। तो ये अर्थ भी दो अलग अलग अर्थ वाले शब्दों के समायोजन के पश्चात रूढ़ अर्थ की प्रतीति करता है शिव। तो ये भी योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आता है। ठीक वैसे ही है गजानन। अब गज का मतलब हाथी होता है, आनन का मतलब मुख होता है, अर्थात गज एक अलग अर्थ है, आनन एक मुख का पर्यायवाची। तो यहाँ इनको जैसे ही समायोजित किया जाएगा, इनकी संधि बनाई जाएगी, गजानन, गज के जैसा है आनन जिसका, अर्थात हाथी के जैसा मुख किसका है, गणेश जी का है। और तो किसी का हाथी के जैसा मुख नहीं है, स्वयं हाथी का ही हाथी के जैसा मुख होता है। लेकिन दोनों शब्दों का जैसे ही समायोजन किया गया तो यहाँ भी हमारे सामने एक योग रूढ़ अर्थ की प्रतीति होती है। तो ये जो हमारा विभाजन है उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा जो विभाजन है योग रूढ़, ये एक निश्चित अर्थ में हम इन शब्दों की प्रतीति करते हैं। यौगिक शब्द होंगे सारे, और ऐसे यौगिक शब्दों की संख्या असंख्य है। और एक विशेष बात कि हम जैसे समास पढ़ते हैं उसमें बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण आता है, या बहुव्रीहि समास के जितने भी सारे उदाहरण होते हैं वे सारे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास में दो अलग अलग शब्दों का समायोजन होता है और उन मिलने वाले शब्दों से किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति होती है। तो मुख्य बात इसमें यही रही कि योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो सारे के सारे बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण होते हैं, जिनमें यौगिक शब्द आएंगे और एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है। तो योगरूढ़ शब्द सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए अगला जो विभाजन है वो व्युत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति तो जो शब्द स्वयं उत्पन्न होते हैं और फिर जब हम उसको अलग अलग प्रकृति प्रत्यय के आधार पे बना लेते हैं। अब यहाँ व्युत्पत्ति से तात्पर्य कुछ शब्दों को हमने कैसे अपनाया है, कैसे उनका निर्माण किया। व्युत्पत्ति से तात्पर्य निर्माण से है, रचना करने से है, या स्वयं हमने किन शब्दों को कैसे तोड़ मरोड़ दिया, या हमारे लोक में कई प्रचलित शब्द ऐसे हैं जिनका लोकाचार के कारण हम उनका प्रयोग करते करते वो व्याकरण में, भाषा में वो एक निश्चित हो गए, वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमने विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अपनाए हैं ऐसे, और ये हर भाषा में होता है क्योंकि आज जैसे पूरा विश्व एक मंच पर है। आप तो जैसे ग्लोबलाइजेशन की जो रफ्तार है वो तेज होगी, लेकिन जब प्राचीन काल में भी जैसे सभ्यताएं टकराई, व्यापार विनिमय होता था, एक दूसरे देश के महाद्वीप के लोग मिलते थे, तो शब्दों का जो आदान प्रदान है वो तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो उसी आदान प्रदान के कारण अलग अलग भाषाओं से अलग अलग शब्दों का निर्माण होता गया।
और ये निर्माण अलग अलग प्रकार से 4 प्रकार से होता है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब देखिए, अक्सर हम ये कहते हैं कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, और ये ठीक बात भी है कि ईसा से लगभग 1500 साल पहले हमारे जैसे ऋग्वेदिक काल था, उसमें वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। रामायण महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए, तो प्राचीन काल से मूल जो भाषा है वो संस्कृत चली आती रही, और आज भी इसकी एक निश्चित परंपरा है। लेकिन उसकी जो दूसरी धारा थी, जो लोक में प्रचलित लौकिक संस्कृत थी, जिसको क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहा, और उसका जो रूप है वो भी बदलता रहा, और भाषाओं के इतिहास में लगातार फिर लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली भाषा आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश में शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव माना जाता है। तो एक हिंदी की जो एक दूसरी जो परंपरा वो लगातार चलती रही। लेकिन आदि जननी के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि संस्कृत से कुछ शब्द हमने ज्यों के त्यों अपनाए। तत्सम, पहला जो वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं, तत् यानी उसी, सम यानी समान, उसी के समान, यानी किसके समान? जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों थे वे हमने ज्यों के त्यों अपनाए, तो वे सारे तत्सम शब्द माने जाते हैं। नेक्स्ट, जिन शब्दों को संस्कृत से ज्यों का त्यों अपनाया गया है उनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और वो हमारे हिंदी व्याकरण में या हिंदी साहित्य में ज्यों के त्यों अपने मूल स्वरूप में अपनाए जाते हैं, तत्सम, वे सारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अक्षी है, कर्ण है, हस्त है, जिह्वा है, दुग्ध है, स्वान है, केस है, कर्ण है, अंगुष्ठ है। तत्सम शब्द यहाँ जैसे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खूब सारे ऐसे तत्सम शब्द हैं जो दुग्ध है, स्वान है, केस है, कर्ण है और अंगुष्ठ है। तो ये जो शब्द हैं ये ऐसे कई लाखों शब्द हैं जो ज्यों के त्यों अपनाए गए, और हिंदी में इनको मूल रूप से स्वीकार किया गया है। तत्सम, उसी के समान, जैसा संस्कृत में लिखा जाता है वैसा ही हिंदी में लिखा जाता है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि धीरे 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 कुछ शब्द ऐसे बने जो शब्द अपने तत्सम रूप से यानी उसी रूप से धीरे धीरे परिवर्तित होते गए, जिनको हमने थोड़ा सा उनके रूप को, उनके स्वरूप को तोड़ दिया। तो वे जो शब्द हैं वे सारे तद्भव में बदल गए। तद्भव, जिनका भव स्वरूप रूप जो है वो बदल दिया गया। थोड़ा सा हमने उनको तोड़ा मरोड़ा, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन किया, उसमें प्रत्यय के रूप में परिवर्तन कर दिया, या उसके मूल जो उपसर्ग है उसके रूप में परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे सारे जो भी शब्द हैं जो अपने संस्कृत के मूल रूप से बदल करके उसके एक लौकिक रूप में, या यूं कहें कि हिंदी के रूप में उनको तोड़ मरोड़ करके अलग रूप में अपनाया गया, उनका जो भव है, उनका जो रूप है, उनका जो स्वरूप है वो कुछ बदल दिया गया। पूर्ण रूप से नहीं बदला, जो मूल रूप से पूरा रूप बदल करके जो अपने शब्द आते हैं वे तो स्वयं हमारे देशज शब्द होते हैं। लेकिन तत्सम से कुछ रूप बदल करके जो शब्द हमने स्वीकार किए वे सारे तद्भव शब्द माने जाते हैं, जिनका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। ऐसे शब्दों में जैसे नेक्स्ट, तद्भव जो शब्द हैं वो आपके सामने जिन शब्दों का संस्कृत से थोड़ा रूप बदल कर अपनाया गया, जैसे कर्ण का तो क्या हो गया, कान हो गया, हस्त का हाथ कर दिया हमने, अक्षी का आंख कर दिया, क्षेत्र का खेत कर दिया, दुग्ध का दूध कर दिया, नासिका का नाक कर दिया। तो ऐसे जो रूप हैं जिनका भाव रूप बदल गया, संस्कृत में तो ये अलग रूप में थे, लेकिन हमारे यहाँ इनको उच्चारण करते करते, उच्चारण का सरलीकरण कह दीजिए, या फिर
हमारे व्यावहारिक प्रयोग के आधार पे इनके रूप को हमने बदल दिया। तो ऐसे जो शब्द हैं जिनमें कान का कर्ण, हाथ का हस्त, आँख का अक्सी, खेत का दूध, नाक का नासिका, अंगुष्ठ का अंगूठा, यहाँ जैसे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, दंत का दांत हो गया, अंगुष्ठ का अंगूठा हो गया, कर्ण का कान हो गया, दुग्ध का दूध हो गया। तो ऐसे जो शब्द हैं वे सारे धीरे 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 हमने अपने बोलने की सहूलियत के कारण समझ लीजिए, या हमारा जो प्रयोग का आधार है उसके आधार पे समझ लीजिए, धीरे धीरे इनका परिवर्तन हमने किया। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों मूल रूप में आज भी प्रयुक्त होते हैं वे तो सारे तत्सम कहलाएंगे, और जिनके रूप में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया गया वो अपने मूल रूप में ना आकर के परिवर्तित रूप में प्रयोग में आते हैं, वे सारे तद्भव शब्दों के अंतर्गत माने जाते हैं। अब देखिए, एक तो संस्कृत से हमने शब्द लिए, दूसरे हिंदी में उनका रूप बदला, ये तो दो प्रकार हो गए। अब तीसरे जो शब्द हैं वो हैं देशज शब्द। नेक्स्ट, देशज शब्दों में जिन शब्दों का निर्माण लोक में प्रचलित शब्दावली के आधार पर होता है, ये शब्द लोक व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, लोकाचार से उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति के आपस की बातचीत से उत्पन्न होते हैं, समाज में वे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में होने वाले कई लौकिक अनुभव, लौकिक व्यवहार, या उनका जो देशज शब्दावली का प्रयोग है, उनके क्षेत्र की शब्दावली का प्रयोग है, वो प्रयोग कई बार इतने बहुतायत रूप से किया जाता है कि उस प्रयोग को हम हमारी जो भाषा है उसके व्याकरण में, उसके शब्दकोश में उनको शामिल करते हैं, और उन शब्दों की भी एक निश्चित प्रकृति होती है, उनकी धातु होती है, उनमें उपसर्ग प्रत्यय भी लग सकता है, और कई ऐसे रूढ़ शब्द भी हो सकते हैं, जैसे कई ऐसे शब्द भी इसमें आएंगे। लेकिन कुल जमा बात यह है कि वे सारे उस संबंधित देश से उत्पन्न होंगे, वे सारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट शब्द है, पावना शब्द है, खटमल शब्द है, बिछावना शब्द है, जैसे मारवाड़ी में कुकर कहते हैं, संस्कृत में स्वान कहते हैं, हिंदी में इसी को कुत्ता कह देंगे। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने लोकाचार के आधार पे, लौकिक अनुभव के आधार पे प्रयोग करते हैं, और ये सारा जो प्रयोग है वो हमारे देशज या क्षेत्रज, या यूँ कहें कि आवाम के जो समाज की जो विभिन्न प्रकार की जो विचारधारा है, और उससे विभिन्न प्रकार की विचारधारा के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की बोलियाँ हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोलियाँ होंगी, वहाँ के देशज शब्द भी अलग अलग होंगे। जैसे ब्रिज भाषा के शब्द हैं वो अलग होंगे, वहाँ पर जो जैसे हम हिंदी में हृदय बोलेंगे तो ब्रज भाषा के लोगों का देशज शब्द हीय होगा, और राजस्थानी में उसी को हिवड़ा कहा जाएगा। तो ऐसे जो देशज शब्द हैं वो भी अपने क्षेत्रीय रूप में भी अलग अलग रूप से प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वे भाषा में, जैसे ब्रज भाषा में होंगे तो वहाँ शामिल होंगे, अवधी का शब्द होगा तो वहाँ शामिल होगा, ब्रज भाषा का होगा, राजस्थानी का होगा। तो अलग अलग देश से, अलग अलग क्षेत्र से ऐसे शब्द खूब सारे प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर इनके पश्चात आते हैं विदेशज शब्द, जिन शब्दों का निर्माण विदेशी भाषाओं के शब्दों से होता है, अर्थात वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमने ज्यों के त्यों ग्रहण किए हैं, या ऐसे कई शब्द जो एक विदेशी भाषा दूसरी है, एक भाषा दूसरी है, दोनों को मिलाकर के हमने प्रयुक्त कर लिए। जैसे रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, आलपिन है, ये अलग अलग भाषाओं के हैं, और कई मूल शब्द ऐसे हैं जो हमने ज्यों के त्यों एरोप्लेन अपना लिया, दरवाज़ा अपना लिया, चकला है, खिड़की है, आलपिन है, दफ्तर है, अखबार है, तौलिया है, चकला बेलन है और खिड़की है। तो ये सारे जो भी शब्द हैं ये हमने विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों लिए। और एक विशेष बात कि हिंदी में
सबसे ज़्यादा अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है। और न्याय विभाग की जो भाषा जो हम अक्सर हिंदी भाषा समझते हैं, उसमें तो बहुतायत रूप से अरबी फारसी उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता है। तालीम, फरमान या हुक्म या सजा याफ्ता या फिर मुवक्किल या फिर मुआवजा, ऐसे जो शब्द हैं ये सारे उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी मूल भाषा हिंदी है, क्योंकि अरबी भी विदेशी है, फारसी भी विदेशी है, अंग्रेजी है, जर्मनी है, जापानी है, स्पेनिश है। तो कोई भी भाषा हो, उस भाषा के शब्दों को हम ज़्यादा व्यवहार में प्रयुक्त होने के कारण, या यूँ कहें कि संस्कृतियों का आदान प्रदान आज हो रहा है, व्यापारिक दृष्टि से लोग आ रहे हैं, सांस्कृतिक भ्रमण के लिए लोग आ रहे हैं, तो ये जो एक मेल मिलाप है या लोगों का जो जुड़ाव है, वो शब्दों का जुड़ाव है, शब्दों का आदान प्रदान है। हमारे शब्द दूसरी भाषाओं में ग्रहण किए गए, दूसरी भाषाओं के शब्द हमारी भाषाओं में ग्रहण किए गए। तो कहने का तात्पर्य कि वे शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, वे सारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। और ऐसे विदेशी शब्दों की जो फहरिस्त है वो भी काफ़ी लंबी है। तो कुल जमा बात यह है कि हिंदी में मूल रूप से तत्सम शब्द अपनाए गए, उनका थोड़ा रूप परिवर्तित करके तद्भव किया गया, वे शब्द अपनाए गए। कुछ हमने अपने लौकिक अनुभव से देशज शब्द अपनाए, कुछ विदेशी भाषाओं से जो लोक व्यवहार में आम तौर पर सामान्य रूप से समझे गए, वे सारे विदेशी शब्द हैं, उनको भी हमने यहाँ अपनाया। वे विदेशज शब्द हमारे शब्दकोश में बहुसंख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। अब अगला जो विभाजन है वो हिंदी की व्याकरणिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और व्याकरण में सबसे ज़्यादा इन्हीं शब्दों के ऊपर विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। इसमें रूप परिवर्तन के आधार पर कि शब्दों का रूप कैसे बदलता है, इसका क्या आधार है, या किस किस प्रकार के जो शब्द हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के मूल रूप से दो प्रकार हैं। नंबर एक, विकारी शब्द, जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है कि जो विकृत हो जाते हैं या जिनमें विकार पैदा होता है, पैदा होने के कारण है, उसमें लिंग के कारण, काल के कारण, क्रिया के कारण, वचन के कारण उस शब्द में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, और जहाँ परिवर्तन होता है वे सारे शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो अविकारी है। शब्द से जाहिर है कि जहाँ विकार नहीं उत्पन्न होगा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी वचन में, किसी भी प्रकार से उस शब्द के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे समस्त शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो रूप परिवर्तन एक विकारी है और दूसरा अविकारी है। सबसे पहले हम विवेचन करते हैं विकारी शब्दों का, कि जो विकृत कैसे होते हैं। और विकृत होने वाले जो विकारी शब्द हैं उनके भी चार प्रकार हैं। चारों में नंबर एक संज्ञा, नंबर दो सर्वनाम, नंबर तीन विशेषण और नंबर चार क्रिया। ये चार ऐसे शब्द हैं जिनमें हर परिस्थिति में, हर काल में, हर वचन में अनेक प्रकार से परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के लिए ही इनको हम विकारी शब्दों की श्रेणी में लेते हैं। अब देखिए, विकारी जो शब्द हैं उनमें सबसे पहला जो विकार है वो है संज्ञा। विकारी शब्दों में ये कुछ जैसे अविकारी शब्दों की आपके सामने सूची है, जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, समुच्चय बोधक जो शब्दों को जोड़ते हैं, संबंध बोधक जो संबंध को उच्चरित करते हुए, या संबंध बोधक जो संबंध का हम उच्चारण करने के आधार पर जिनको बोला जाता है,
और विस्मयादि बोधक जो हमारे विस्मय से जुड़े हुए, आश्चर्य से जुड़े हुए, शोक से जुड़े हुए, क्रोध से जुड़े हुए, यानी कि कुल मिलाकर के भावनाओं से जुड़े हुए जो भी शब्द हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इससे जो हमारा जो विकारी शब्द है उसमें जो पहला जो वर्गीकरण है वो है संज्ञा। नेक्स्ट, अब देखिए कि आपके सामने जो मूल शब्द है वो संज्ञा है। अब प्रत्येक जो शब्द है या प्रत्येक शब्द की जो महिमा है वो किस प्रकार की है, यानी कि संसार में बिना नाम की कोई वस्तु नहीं है। कोई ना कोई वस्तु का कोई ना कोई नाम जरूर है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह स्थान हो। ये तो भौतिक चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका अस्तित्व होता है, जिनको हम आज नहीं तो कल जाकर के देख सकते हैं। और इसके पश्चात कुछ भाव बसते हैं, संसार के सारे भाव, व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले सारे भाव। और इस भाव क्या अभौतिक होता है, भाव दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो कुल जमा बात अपन ये कह सकते हैं कि संसार में समस्त व्यक्ति, समस्त वस्तुएं, समस्त स्थान, समस्त भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संसार के वे सारे नाम जो पुकारे जाते हैं वे संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब वे संज्ञा के अंतर्गत किस रूप में आएंगे, किस विभाग में आएंगे, उसका विभाजन हम अलग अलग रूप से करते हैं। तो संज्ञा एक ऐसा नाम है जो व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, भाव को, अव्यक्त को या व्यक्त को, भौतिक को या अभौतिक को कोई ना कोई नाम देती है। अर्थात संसार के वे सारे नाम जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों से जुड़े हुए रहते हैं वे सारे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा एक ऐसा नाम है जो तीन प्रकार से पहचाना जाता है। या तो वह व्यक्तिवाचक होगा, या वह जातिवाचक होगा, या वह भाववाचक होगा। इसका एक सीधा सीधा पहचानने का यही एक सामान्य रूप से विभाजन है कि जो नाम इस संसार में अकेला है उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, वह नाम इस संसार में एक होने का बोध करवाता है। उसके जैसा नाम संसार में दूसरा नहीं हो सकता, यानी कि वह भौतिक रूप से अपने आप में अनुपम होगा, अनूठा होगा, अकेला होगा। उसके जैसा दूसरा उसकी जाति को संबोधित नहीं कर सकता, उसकी संख्या को विस्तारित नहीं कर सकता, या इस संसार के वे सारे नाम जो अपने आप में व्यक्ति बोधक होने का, एक होने का, या इस संसार में अनुपम होने का, या अपने जैसे अन्य किसी भी नाम के न होने का बोध करवाते हैं, वे सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बहुत सारे नाम आपके सामने ऐसे आएंगे कि उनके जैसा दूसरा नाम आपको संसार में दिखाई नहीं देगा। कुछ व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तियों के नाम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि व्यक्ति अपने आप में अकेला होता है, अनुपम होता है। जैसे आपका नाम सुरेश है, हो सकता है पूरी दुनिया में सुरेश नाम के लाखों लोग हैं, लेकिन आप अपनी जगह अनूठे हो, विलक्षण हो, अनुपम हो। आप एक व्यक्ति हो जो सिर्फ अपने आप तक सीमित हो, आप अपने आप पर केंद्रित हो, आप सुरेश हो। सुरेश के जैसा सुरेश दूसरा है, वह स्वयं एक व्यक्ति है, स्वयं अपना अस्तित्व रखता है, स्वयं अपने आप में अनुपम है। आप उसके जैसे नहीं हैं, वो आपके जैसा नहीं है। अगर आप दोनों एक ही जैसे होते, जैसे मेरे हाथ में दो पेन है, दोनों पेन एक जैसे हैं, दोनों पेन की कंपनी एक है, अर्थात संसार में खूब सारे पेन हैं ऐसे, और ये दोनों पेन एक जैसे हैं, तो संसार के बहुत सारे पेन इनके जैसे हो सकते हैं। लेकिन सुरेश ये अलग है, ये सुरेश अलग है। दोनों सुरेश कभी भी एक नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। तो जिस नाम से हमें ये पता लगता है कि इसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता,
इसके जैसा तो यही है, वे सारे नाम व्यक्तिवाचक नाम कहलाते हैं। अर्थात वे सारी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ आपके मन में एक विचार उत्पन्न होगा कि क्या एक नाम के जैसे, एक वस्तु के जैसी, एक स्थान के जैसी या एक भाव के जैसी दूसरी कोई चीज़ है? एक से अगर वह दो में चली जाती है या उससे उसकी पूरी जातु या उसके पूरे वर्ग का बोध होता है, उसके पूरे समुदाय का बोध होता है, तो वहाँ हम उसे व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा में बदल देते हैं। जैसे एक तरफ सुरेश बैठा है, एक तरफ महेश बैठा है, एक तरफ दिनेश बैठा है, यानी पूरी कक्षा छात्रों से भरी हुई है। तो जो छात्र शब्द है वो पूरी जाति का संबोधन कर रहा है। छात्रों का पूरा समुदाय बैठा हुआ है। जैसे घोड़ों का पूरा समुदाय है, पक्षियों का पूरा समुदाय है, जानवरों का पूरा समुदाय है, विद्यार्थियों का पूरा समुदाय है, सभा में व्यक्तियों का पूरा समुदाय है, बकरियों का झुंड लगा हुआ है उसका समुदाय है, पेन का समुदाय है, कक्षा कक्ष का समुदाय है। तो विभिन्न सारे ऐसे शब्द हैं जिसका स्मरण या जिस शब्द को हमारे सामने जैसे ही प्रस्तुत किया जाता है तो हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के का बोध नहीं करते, हमारे सामने उसका पूरी जाति का और पूरे समुदाय का विचार उत्पन्न होता है, वो पूरे समुदाय का हमें बोध होता है। तो वे सारे शब्द जो किसी एक व्यक्ति को न प्रदर्शित कर, किसी एक वस्तु को प्रदर्शित न कर, पूरे उसके जाति या पूरे समुदाय का बोध करवाते हैं, वे सारे शब्द जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात एक व्यक्ति को संबोधित है, दूसरा उसकी जाति बता रहा है, उसका समुदाय बता। इन दोनों के पश्चात जो बचते हैं वो भाववाचक शब्द। हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के भाव को, उसके गुण को, उसके दोष को, उसकी स्थिति को, उसकी अवस्थिति को जिन शब्दों से पहचानते हैं या वे शब्द जो इनका बोध करवाते हैं, वे सारे भावात्मक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा का जो विभाजन है वो मूल रूप से हमारे सामने तीन रूप से किया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो आज के इस विवेचन में हमने ये देखा, शब्द के ऊपर हमने विचार किया कि शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं और वर्णों का जो मेल है वो होने के पश्चात किसी निश्चित अर्थ की व्यंजना जब नहीं करेगा तो वे शब्द नहीं कहलाएंगे, वे निरर्थक शब्द कहलाएंगे। पूरे विवेचन में हमने देखा कि शब्दों की उत्पत्ति होती है। शब्दों को तीन प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर विभाजित किया गया, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो एक निश्चित विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं, यौगिक शब्द जहाँ दो शब्दों का समायोजन होगा, दो शब्दों का मेल होगा और उनसे अलग अलग करते ही हम अलग अलग उनका अस्तित्व है, अलग अलग वे शब्द समझे जाएंगे, उनकी प्रकृति होगी, धातु होगी, प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा। और तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो योग रूढ़ शब्द हैं, जिनका योग भी होगा, यानी कि उनका दो शब्दों का आपस में मिलान होगा, संयोग होगा, लेकिन उसके पश्चात जो अर्थ निकलेगा वो एक निश्चित, एक विशेष, एक रूढ़ अर्थ में निकलेगा, जिससे हम किसी तीसरे अन्य अर्थ की प्रतीति करेंगे। वे सारे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके पश्चात अपन ने देखा कि कुछ शब्द जो हैं जिनकी व्युत्पत्ति हुई है वे सारे चार प्रकार के हैं, जिसमें तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए, फिर तद्भव जिनका थोड़ा सा रूप बदल दिया गया, वे सारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और कुछ देशज शब्द हैं जो हमारे स्वयं के देश में, क्षेत्र में लोकानुभव के आधार पे, लोकाचार के आधार पे, लौकिक भाषा के प्रयोग के आधार पे हिंदी वर्णमाला में हमने उनको शामिल किया, वे सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात कुछ विदेशी भाषाओं से, अरबी, फारसी, जर्मनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इन भाषाओं से हमने जिन शब्दों का अपने हिंदी भाषा में प्रयोग शुरू किया और उनको ज्यों का त्यों हमने अपनी भाषा में जिनको अपनाया, वे सारे विदेशज शब्द कहलाते हैं।
उसके पश्चात शब्दों का जो सबसे वैज्ञानिक जो वर्गीकरण किया गया वो है रूप परिवर्तन के आधार पर। अर्थात शब्दों का रूप कैसे बदलता है वे सारे विकृत हैं, उनको विकारी शब्द कहा गया। और जिनका रूप किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में नहीं बदलता वे अविकारी शब्द कहे गए। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों को शामिल किया गया है। तो आज की क्लास में हमारा जो विवेचन है वो संज्ञा के विवेचन तक है। संज्ञा के 3 भेद किए गए, जिसमें एक व्यक्तिवाचक है जो अपने एक होने का बोध कराता है, और एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का बोध कराता है। और एक से जैसे ही संख्या बढ़ जाएगी उसकी पूरी जाति का जहाँ पता लगेगा, उसके पूरे वर्ग का, समुदाय का पता लगेगा, वो जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा जो भावात्मक शब्द है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, स्थिति, अवस्थी या भाव से जुड़े हुए हैं, वे सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। इससे अगला जो विवेचन है वो हम इससे अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।